Now today we are going to discuss very important concept of band theory of solids, that is formation of energy bands in solids. We know that solids के अंदर में बहुत सारे जो एटम्स रहते हैं बहुत ही टाइटली रिजिडली पैक्ड होते हैं. वो इतने रिजिडली पैक्ड रहते हैं कि समटाइम्स हमने पिछले सिस्टम में देखा पिछले सेक्शन के अंदर में कि एटम्स के जो न्यूक्लियस की बाउंड्रीज रहती है वो अबाउट टू क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं. जब ऐसा होगा तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है उनका क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट. जो बैंड थ्योरी है, जो ब्लॉक्स फंक्शन है, उसने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन दैट वहाँ पे एनर्जी बैंड्स कैसे होते हैं. उसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लेते हैं हाइड्रोजन का एक एटम नंबर ए, ये उसका न्यूक्लियस हो गया और इसके अराउंड में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन. अब हम क्या बना रहे हैं, हम एक दूसरा हाइड्रोजन ले रहे हैं और हाइड्रोजन ले रहे हैं और दोनों को कंबाइन करके हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2 बना रहे हैं. हम क्या बनाने वाले हैं, हम H2 एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा हमने एटम लिया हाइड्रोजन का, इसका न्यूक्लियस का B और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट. नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन के ये ओवरलैप है, राइट. दिस इज एटम ए. अब इसका एक ही लेवल था तो यहाँ पे क्या था, इसके इलेक्ट्रॉन को रहने के एक ही एनर्जी लेवल था, दैट इज E. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रहने के एक ही एनर्जी लेवल था, दैट इज EB. इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन है. अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सपोजर प्रिंसिपल एंड वुंड्स रूल, वन एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक रहता है अप स्पिन का और एक रहता है डाउन स्पिन का. अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसका जो शेल है 1s1 इनकम्प्लीट है. जब हमने H और H दो एटम्स को लाया, आपस में लाया, जब हम H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करते हैं और एक बार जो पेयर रहती है यहाँ पर रोटेट होती है, एक बार यहाँ पे रोटेट होती है. अब क्या हुआ, अब हुआ क्या, एनर्जी लेवल इसका जो था ये भी E1 लेवल था ए वाले का, ये भी E1 लेवल था बी वाले का, तो उसको लिख लो मैं E1A एंड E1B. अब ये इन दोनों के आपस में आने से इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ और इंटरेक्शन से क्या हुआ कि दोनों का ये जो एनर्जी लेवल था E1 लेवल जो था, ये दो लेवल के अंदर में इस तरीके से स्प्लिट हो गया. दिस इज कम्स फ्रॉम E1A एंड दिस कम्स फ्रॉम E1B. तो अब एक जो इलेक्ट्रॉन था इसका और एक इलेक्ट्रॉन था इसका, तो एक लेवल दो लेवल में स्प्लिट हो गया. स्प्लिटिंग कैसे, जब हम एटम्स को पास लाते हैं तो उनके ऑर्बिट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है एंड ड्यू टू दैट एक एनर्जी लेवल, अगर से दो एटम पास में आए थे तो दो लेवल के अंदर में स्प्लिट हुआ. लेट अस कंसीडर एक तीसरा एटम है, से दिस इज C एटम, उसका न्यूक्लियस हुआ. अब ये जब आएगा तो यू कैन सी दैट अभी तीनों के ऑर्बिट्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो एट अ टाइम आई कैन से यहाँ पर एक एनर्जी लेवल और मिल जाएगा. तो E1 जो लेवल था इसका भी E1 लेवल है, इसका भी फर्स्ट लेवल है, इसका भी फर्स्ट लेवल है. अब जो E1 लेवल था वो तीन लेवल्स के अंदर में स्प्लिट हो गया E1C. अब अगर से मैं यहाँ पर चौथा लेकर आऊंगा और चारों के ऑर्बिट्स को अगर से मैं यहाँ पर ओवरलैप करवाऊंगा तो मुझे 4 लेवल्स मिल जाएंगे, एक लेवल के. और सबके जो E1 एनर्जी स्टेट्स है वो ऑलमोस्ट, अगर आप इंडिविजुअल आइटम देखेंगे हर एक का सेम रहेगा. से वो वैल्यू की सपोज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू इसके लिए 2.4 रहेगी, इसके लिए 2.4 रहेगी, इसके लिए भी 2.4 रहेगी. लेकिन जब आप इसको इंटरेक्ट करवाएंगे तो अब ये हो सकता है कि 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.38 ऐसे इंटरेक्शन की वजह से स्लाइट वेरिएशन होगा और वहां पर स्टिल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपको मिलेंगे और एक लेवल पे दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. तो जब हमने दो एटम को इंटरेक्शन करवाया तो एक लेवल दो लेवल में स्प्लिट हो गया, तीन को इंटरेक्ट करवाया तो एक लेवल तीन लेवल में स्प्लिट हो गया. इसी तरीके से अगर से हम n पर्टिकुलर एटम्स को आपस में इंटरेक्ट करवा के अगर से हम कोशिश करेंगे हाइड्रोजन का सॉलिड बनाने में 3 डायमेंशनल, तो हो सकता है ये जो E1 लेवल होगा वो n सच लेवल्स के अंदर में ये स्प्लिट हो जाएगा, n सच लेवल के अंदर में ये स्प्लिट हो जाएगा. ये सारे के सारे स्प्लिटेड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एक ही लेवल को बिलोंग करते हैं. अब जब सॉलिड हाइड्रोजन बन जाएगा तो जब हम उसको देखेंगे इन जनरल विल से देयर इज एनर्जी बैंड ऑफ दिस. सो द रेंज ऑफ एनर्जी
the range of energy due to splitting of energy levels due to interaction of large number of atom is called as energy band for that level. सारे के सारे E1 फर्स्ट लेवल वाले हाइड्रोजन के एटम्स एन एटम्स इंटरेक्ट हो गए, तो वहां पर एन डिफरेंट एनर्जीज का एक बैंड बन गया, एक रेंज बन गई. दैट रेंज इज कॉल्ड एज द एनर्जी बैंड. अब अगर से ये इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस एनर्जी बैंड को आप बोलेंगे वैलेंस बैंड. समझ में आया? जब एन एटम्स को आपस में उनके इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करके एकदम पास ले आ जाता है तो उनके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होते हैं. एन एटम्स अगर से इंटरेक्ट करेंगे तो एक एनर्जी लेवल जो आउटर मोस्ट वाला भी हो सकता है, इनर वाला भी हो सकता है और अंदर का भी हो सकता है. जनरली वी आर लुकिंग एट द आउटर मोस्ट. यू आर गेटिंग? Outermost energy level is splits into n level and the range of energy possessed by that particular energy level after splitting is called as energy band. If that level belongs to valence electrons, that energy band is known as वैलेंस एनर्जी बैंड. अगर से आप मेटल की या कंडक्टर्स की बात करेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अपने वैलेंस बैंड को छोड़ देते हैं और स्लाइड पे हायर एनर्जी पे रहते हैं, तो वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस रेंज ऑफ एनर्जी को बिलोंग करेंगे और जिनके कारण कंडक्शन होगा उसे आप कहेंगे कंडक्शन बैंड. उसे आप कंडक्शन बैंड. कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो वैलेंस के अंदर वैलेंस लेवल में रह सकते हैं, वो वैलेंस बैंड को बनाएंगे. कुछ जो रहेंगे हायर एनर्जी पे चले जाएंगे वो कंडक्शन बैंड को बनाएंगे. वो इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से कंडक्शन होता है वो जिस एनर्जी बैंड को बिलोंग करते हैं दैट एनर्जी बैंड इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड. और वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं अपने एटम से डिटेच नहीं होते हैं, वो एटम्स जो रेंज ऑफ एनर्जी बनाते हैं उसे आप कहते हैं वैलेंस बैंड. और इट इज फाउंड इन सॉलिड्स दैट देयर एक्सिस्ट अ रेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. कुछ सॉलिड्स के अंदर में ये गैप बहुत बड़ा होता है तो उन सॉलिड्स को आप बोलते हैं कि वो इंसुलेटर है. कुछ सॉलिड्स के अंदर में ये जो गैप रहता है बहुत थोड़ा रहता है, उन्हें आप कहते हैं कि वो सेमी कंडक्टर्स है. कुछ सॉलिड्स ऐसे रहते हैं जिनमें गैप जीरो रहता है या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, तो उन सॉलिड्स को आप बोलते हैं कि वो कंडक्टर्स है. वहां पर रेडिली फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. जब भी हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपने न्यूक्लियस के इफेक्ट से रिलीज रहेंगे, आजाद. तो namely there are three energy bands in solid. The top most is conduction band, उसके नीचे वाला जो दूसरा बैंड आएगा वो वैलेंस बैंड है. और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी रहता है जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करता उसे आप कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. ये टॉप मोस्ट वाला आ गया आपका कंडक्शन बैंड. उसके बाद का जो नेक्स्ट आएगा वो आ जाएगा वैलेंस बैंड. तो ये जो बना आपका ये वाला जो एनर्जी बैंड बना ये है कंडक्शन बैंड, ये वाला जो बना ये है वैलेंस बैंड. और इन दोनों के बीच की जो गैप आ रही है इसे कहते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप. इसको रिप्रेजेंट करते हैं Eg से. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Eg सॉलिड्स को आप तीन कैटेगरी के अंदर में क्लासिफाई करते हैं. Depending upon this kind of energy band diagram, solid is categorized into three particular classes. One is conductor, second is insulator, and third is you can say semiconductors. तो यहाँ पे जनरली ये जो वैलेंस बैंड को दिखाया जाता है इसे क्रॉस लाइन से दिखाया जाता है और कंडक्शन बैंड को दिखाया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है. अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसे होता है डिफरेंट केसेस के अंदर में. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड अपॉन एनर्जी बैंड डायग्राम. तो यहाँ पे सॉलिड्स है बेस्ड अपॉन एनर्जी बैंड डायग्राम. सॉलिड्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. पहली कैटेगरी का नाम है, पहले टाइप के सॉलिड होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे टाइप के सॉलिड्स होते हैं इंसुलेटर्स और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो रहते हैं सेमीकंडक्टर्स. तो किस डायग्राम के ऊपर में होगा हम सॉलिड को इन तीन कैटेगरी के अंदर में क्लासिफाई करेंगे बेस्ड अपॉन एनर्जी बैंड डायग्राम. तो थर्ड जो हुआ हमारा वो था सेमीकंडक्टर्स. नाउ इन कंडक्टर्स अगर आप इसका एनर्जी बैंड देखेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो ऑलवेज उसके ऊपर के जो बैंड के अंदर में है हमेशा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे. तो ये उसका हो गया कंडक्शन बैंड. और यहाँ पे हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो प्रेजेंट रहेंगे. तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे. जो इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट है उनको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि नीचे के 2-3 लेवल के ऊपर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है.
उसके बाद में जो कंडक्शन बैंड रहता है, वो जो वैलेंस बैंड रहता है वो कंडक्शन बैंड पे ओवरलैप होता है। ये दिखा रहा हूं मैं उल्टे स्लैंटेड लाइन से, दिस इज माय वैलेंस बैंड। ये दिख रहा है आपको, बस मैं इसको बाहर कर दे रहा हूं, दिस इज वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आपका वैलेंस बैंड, और यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो 0 है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ये ओवरलैप करते हैं, देयर इज नो एनर्जी गैप। कभी भी कोई भी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कभी भी वो कंडक्शन बैंड में जाके वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। हमेशा कंडक्टर जो सॉलिड होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये हमेशा इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कंडक्शन बैंड उसका होता है, वो हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं। अब अगर से आप इसको टॉप से देखिए ऊपर से, यू विल फाइंड दैट कुछ एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे वैकेंट रहेंगे कंडक्शन बैंड के, कुछ जो रहेंगे वो पैक्ड रहेंगे। तो ऐसे सॉलिड जिनका टॉप मोस्ट बैंड पार्शियली फिल्ड हो, ये कैसा होगा, ये पार्शियली फिल्ड होगा। दिस इज पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। ऐसे सॉलिड जिसका टॉप मोस्ट बैंड पार्शियली फिल्ड है वो कंडक्टर्स है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है। तो इन कंडक्टर्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग ईच अदर, एनर्जी गैप इज 0, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, और वैलेंस बैंड के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चलेगा तो वैलेंस बैंड भी अब जो रहेगा ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहेगा, ये भी पार्शियली फिल्ड रहेगा। तो योर वैलेंस बैंड इज आल्सो पार्शियली फिल्ड, और इसकी जो कंडक्टिविटी रहती है ये बहुत ज्यादा रहती है, और इसकी रेजिस्टिविटी जो रहती है कंपेयर टू अदर ये थोड़ी सी कम रहती है। तो आपको यहाँ 3-4 पॉइंट याद रखना है कि इन कंडक्टर्स conduction band and valence band overlaps, Fermi the energy gap is 0, conduction band is partially filled, valence band is partially filled, due to which any time any valence electron can become conduction electron, and conductivity of the material is very large, conductivity की वैल्यू रहती है very large, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पर रहेगी, और जो रेजिस्टिविटी रहती है ये लेस होती है, थोड़ी सी रेजिस्टिविटी। नाउ लेट अस कम टू इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर अगर से आप एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि इंसुलेटर के अंदर जो आपका कंडक्शन बैंड रहेगा वो 100% एम्प्टी रहेगा, कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। जो आपका वैलेंस बैंड रहेगा, वैलेंस बैंड भी आपका जो रहेगा ये पार्शियली फिल्ड रहेगा, यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। तो जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, 100% फिल्ड रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। और ये जो एनर्जी गैप आपकी आ रही है, दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि अगर से आप फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स आपको पता है, प्लास्टिक है, कोल है, वुड है, अगर से आप उसको हीट देकर यहाँ के वैलेंस बैंड की जो कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है उसको ब्रेक करके अगर से आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो वो उसका पिघल जाएगा, जल जाएगा, लेकिन फिर भी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगी, क्योंकि एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। इतने लंबे एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी अगर से आप इसको प्रोवाइड करेंगे इंसुलेटर्स को तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके उसके बाद में भी इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इट इज 100% एम्प्टी, कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर नहीं जाएगा, ये 100% फिल्ड रहेगा, और जो एनर्जी गैप वो बहुत ज्यादा रहेगा, इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे सॉलिड जिसका टॉप मोस्ट बैंड है कंडक्शन बैंड एम्प्टी है उसे आप इंसुलेटर। और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी रहती है आइडियली इट इज 0 और इट इज वेरी वेरी लेस, और जो रेजिस्टिविटी रहती है उसकी जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो कैसी रहेगी, रेजिस्टिविटी इज आइडियली इनफाइनाइट, इट इज वेरी लार्ज, कैसी रहेगी ये बहुत ज्यादा। अब ऐसे सॉलिड्स जिनका कंडक्टिविटी वो जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में हो, ऐसे सॉलिड्स को आप कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर को हम पहले यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे 0 डिग्री केल्विन के ऊपर में। तो 0 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट 0 के ऊपर में जो सेमीकंडक्टर है इसका जो कंडक्शन बैंड रहेगा ये कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा, इट इज टोटली एम्प्टी। इसका जो वैलेंस बैंड रहेगा विच इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड दिखाएंगे एब्सोल्यूट 0 के ऊपर में। इसका जो वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, लेकिन एनर्जी गैप जो रहेगा, एनर्जी गैप Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ये सिलिकॉन के केस में रहता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के केस में रहता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज वेरी लेस। ये एनर्जी गैप लेस होने की वजह से जब आप उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हटा के रूम टेम्परेचर के अंदर में लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है। वो चेंज ये रहता है कि यहाँ के कुछ जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अपनी कोवलेंट बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं और कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं। जिस जगह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होती है जो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करती है, बिहेव करती है, उसे कहते हैं होल्स। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है वो जाके यहाँ बनता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका कंडक्शन बैंड अदर देन 0 डिग्री केल्विन के ऊपर में पार्शियली फिल्ड हो जाता है। और ये भी जो रहता है ये पार्शियली ये भी फिल्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले पूरे 100 के 100 इलेक्ट्रॉन अंदर थे, 10 ऊपर चले गए तो उसकी कैपेसिटी 100 थी, 10 चलेगा तो 90% पैक्ड है, पार्शियली पैक्ड। इसकी कैपेसिटी 100 थी, यहाँ 10 आ गया, 10% पैक्ड हो गया है, पार्शियली ये भी पैक्ड होगा। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर में याद रखना है सेमीकंडक्टर्स आर परफेक्ट इंसुलेटर। रीजन ये है कि टॉप मोस्ट बैंड जो रहता है कंडक्शन बैंड वो पूरी तरीके से एम्प्टी रहता है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयर किए रहते हैं। लेकिन जैसे ही जब आप इसका टेम्परेचर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जब भी आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा आपको सेमीकंडक्टर के लिए दो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक ड्रॉ करनी पड़ेगी 0 डिग्री केल्विन के ऊपर में और दूसरी ड्रॉ करनी पड़ेगी, दूसरी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं उसको बोलते हैं T डिग्री केल्विन पे और इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, जिसके ऊपर में आपको कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाया, एक यहाँ दिखाया। याद रखना है एक लेवल पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पे मैं एक लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया तो 4 डिफरेंट पोजीशन पे 1 2 3 और 4 डिफरेंट पोजीशन के ऊपर में आपको दिखाने पड़ेंगे मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। जहां से कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर में गए हैं तो यहाँ पर बनेंगे दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आप इनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो क्रिएट हुए हैं दीज आर होल्स व्हिच आर द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर कॉल्ड एज होल्स। याद रखना है अगर इसके अपने प्योर फॉर्म में है सेमीकंडक्टर तो जितने होल्स वैलेंस बैंड में रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन बैंड में दिखाना है, तब कोई जाके डायग्राम में करेक्ट रही, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगी डायग्राम। तो रूम टेम्परेचर पे जब आप प्योर सेमीकंडक्टर को कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में रहेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल इन प्योर सेमीकंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपको याद रखना है in semiconductor at absolute zero all the electrons are busy in valence band, completely filled, conduction band completely empty, but energy gap is less than 3 electron volt. Therefore when temperature increases covalent bonds are broken, few electron jumps from covalent bond to conduction band, therefore conduction band now become partially filled and similarly ये जो valence band है partially empty हो जाएगा, पहले पूरा फिल्ड था ना, अब वो पार्शियली एम्प्टी हो जाएगा। तो टॉप मोस्ट बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स टॉप मोस्ट बैंड में आएंगे उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में आएंगे। अब जब ये एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर में था तो इसकी रेजिस्टिविटी आइडियली इनफाइनाइट थी, कंडक्टिविटी आइडियली 0 थी, लेकिन जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी आइडियली जब हम टेस्ट करेंगे या रूम टेम्परेचर पे जाएंगे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसकी रेजिस्टिविटी इससे थोड़ी सी कम रहेगी लेकिन इससे ज्यादा रहेगी। इसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे 0 थी, यहाँ कुछ कंडक्टिविटी आ जाएगी, वो कंडक्टिविटी कंडक्टर की कंडक्टिविटी से कम है। तो दिस इज हाउ वन कैन क्लासिफाई द सॉलिड्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं ये आपको याद रखना है, डायग्राम्स को ड्रॉ करके आपको मन में गोल गोल कर इसको याद रखना। पॉइंट्स कितने नोट्स मैंने आपको दिए, बहुत डिटेल में नोट्स है, आप हो सकता है टेबुलर फॉर्म में इसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है। So this is how solids are created and this is how we can classify solids into conductor, insulator and semiconductors. Now, अब एक रह गया कि अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको स्टडी करना है, तो उसके लिए जो क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है जिसमें फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट की जाती है उसको मैं अप्लाई करेंगे। What is the meaning of Fermi function? ये है, अच्छे समझ जाए इसको। What is Fermi function and what is Fermi energy level?
ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर जो है वहां पर उसने प्रपोज किया था। उसके अंदर में एक रेफरेंस लेवल आता है जिसे कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EF से। अब होता कैसा है, अब हमने लिया एक कंडक्टर, हमको कंडक्टर के अंदर में स्टडी करना है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट अलोंग एनर्जी लेवल से कैसे है। अच्छा हम कंडक्टर लेते हैं, उसका कंडक्शन बैंड जब यहाँ पे आप देखेंगे तो कंडक्शन बैंड के अंदर में बहुत सारे यहाँ पर अलाउड एनर्जी लेवल्स रहेंगे। हर लेवल के ऊपर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे बहुत सारे देयर विल बी large number of 10 to the power 15 to 10 to the power 20 number of allowed energy states in its unit volume. These allowed energy states are called as density of states. उसे आप क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। कितने वहां पर एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब इस स्टेट्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं एक कंडक्टर, उसको हम ले रहे हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टाइम, वो कैसा रहेगा। तो एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर में अकॉर्डिंग टू हुम्स स्टूडेंट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो नीचे के लेवल्स को फिल करते हुए आएंगे। सपोज यहाँ पे जितने भी लेवल्स हैं उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो ये नीचे का लेवल पूरा इलेक्ट्रॉन है, एक लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस लेवल तक के इलेक्ट्रॉन को हमने पैक कर दिया। और इसके ऊपर का एक लेवल है, उसको फर्मी ने कहा कि एक रेफरेंस लेवल है, आप इसे कंसिडर करो ये फर्मी लेवल। फिर उसने एक फर्मी फंक्शन बनाया कि किसी भी एनर्जी स्टेट को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, उसके ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी f of E, probability of occupying any state f of E is equals to 1 divided by 1 plus e to the power E minus EF divided by KE. F of E is equals to 1 divided by 1 plus e to the power E minus EF divided by KT, where E is the energy level जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं। EF is this reference level, इसको मतलब एक रेफरेंस लेवल ले लो, उसके ऊपर नीचे आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। तो EF is a reference level which is known as Fermi level, इसका डेफिनेशन हम सर्च करेंगे। K is Boltzmann constant and T is absolute temperature। उसके बाद ये बताया कि if probability of occupying any state is 1, we said that that energy state is filled or occupied by electron. If probability of any energy state f of E equal to 0, then that particular energy state is vacant, which is not occupied by an electron, which is not occupied by an electron. अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे कि अगर हमने एक कंडक्टर लिया, उसको एब्सोल्यूट जीरो पे लिया, देखिए आपने, तो इस फंक्शन के इक्वेशन नंबर 1 है, इस फंक्शन की मदद से हम चेक करेंगे कि अब जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोल रहे हैं उसके नीचे के लेवल को ऑक्यूपाई करने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, और जिसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोल रहे हैं उसके ऊपर की एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करने का इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, वो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर चेक करेंगे। अब हम पहले लेते हैं केस नंबर 1, हम क्या लेंगे, एनर्जी स्टेट्स E डैश अबव, हमने क्या लिया EF, हमने क्या लिया EF के ऊपर के एनर्जी स्टेट्स, EF के ऊपर के एनर्जी स्टेट ले लिया। तो इन स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी f of E dash is equals to 1 divided by 1 plus e to the power, नीचे देखिए t का वैल्यू हो गया 0, ये नीचे का डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। अब आपने क्या लिया, ये जो E है ये कैसा है, ये E से बड़ा है, तो बड़ा माइनस EF, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, मिला आपको पॉजिटिव नंबर। देयरफॉर ये इक्वेशन में बोलेगी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय इट इज 0, इट इज 0, e टू द पावर 0, इट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिली, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, इट विल बी इक्वल टू इट इज 1 प्लस e टू द पावर 0, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो इट इज 1 प्लस इनफाइनाइट, दिख रहा है आपको ये, पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा e टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के अंदर 1 ऐड करेंगे क्या मिलेगा आपको इनफाइनाइट, तो आपको मिला 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट, यू नो दैट 1 डिवाइड बाय इनफिनिटी इज 0, दैट इज प्रोबेबिलिटी of occupying the states above EF
इस जीरो, इसका मतलब EF के ऊपर के जितने भी स्टेट रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्युपाई नहीं किए जाएंगे, वो वैकेंट रहेंगे। तो ऑल स्टेट्स अबाउट EF एट एब्सोल्यूट जीरो इन कंडक्टर विल बी वैकेंट। ये फर्स्ट केस हो गई। अब हम सेकंड केस क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम ले रहे हैं E डबल डैश बिलो EF। हम कहां ले रहे हैं E डबल डैश बिलो EF। इसके नीचे के स्टेट्स कैसे रहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो पे कंडक्टर के अंदर में। हम वो टेस्ट करेंगे तो हमको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग E डबल डैश स्टेट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर नीचे फिर से 0, यहां पे आएगा नेगेटिव नंबर। जब ये ऐसा आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी, इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0, इट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे स्टेट कैसे रहेंगे, वो फील्ड रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपाइंग ऑल स्टेट्स बिलो EF विल बी 1, यानी सारे के सारे एनर्जी स्टेट जुड़ेंगे, वो कैसे रहेंगे, वो फील्ड रहेंगे। दो केस हो गई। एक तीसरी केस और ले लेते हैं यहां पर, केस नंबर 3। इफ आई विल टेक इफ E is equals to EF, then probability of occupying Fermi energy level it is equals to 1 divided by 1 plus e to the power। इक्वेशन देखो, ये भी EF minus EF 0, नीचे का भी 0, तो it is 0 by 0, तो इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो दिस इज अनडिटरमाइनेबल। अनडिटरमाइनेबल मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है किसको पता नहीं। लेकिन यहां समझ में आ रहा है कि जितने भी लेवल से EF के नीचे के सारे फील्ड हैं, जितने भी ऊपर के सारे एम्प्टी है, तो हम डिफाइन करेंगे फर्मी एनर्जी लेवल इन कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज दैट लेवल अप टू विच ऑल लेवल्स आर फिल्ड, अबव विच ऑल लेवल्स आर एम्प्टी। किसके फील्ड करने की प्रोबेबिलिटी, अनडिटरमाइंड लेवल, मतलब फील्ड भी हो सकता है, ये वैकेंट भी हो सकता है, लेकिन वी आर वेरी श्योर कि नीचे के सारे लेवल जो है ये पैक्ड है, ऊपर के सारे लेवल एम्प्टी है। एक और डेफिनेशन हो सकती है, फर्मी एनर्जी लेवल इन कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल। वो भी सकता है, या वो लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब अगर से आप इसका यहाँ पे ग्राफ निकालेंगे, यू फाइंड द ग्राफ इज लाइक दिस इज प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ ई, इसके वैल्यू आया इसका, दिस इज ई, दिस इज एफ ऑफ ई, एनर्जी है, एक वैल्यू आया 0, एक वैल्यू आया यहाँ पे 1। अब क्या हुआ, जिसको EF बोल रहे हैं, दिस इज EF, दिस इज EF लेवल। क्या हुआ, EF लेवल तक सबकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, 1, ऊपर की प्रोबेबिलिटी सबकी 0। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ है एफ ऑफ ई। इसके नीचे के सारे लेवल की फिल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, इसके ऊपर के सारे लेवल की फिल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इट इज 0। दिस इज द ग्राफ। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल। अभी फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर हम आगे और डिस्कशन करेंगे, 2-3 केसेस देखेंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि टेम्परेचर वेरी करने के लिए क्या होता है, फिर हम उसको लेकर जाएंगे कंडक्टर में क्या रहेगा, इंसुलेटर में क्या रहेगा, कहाँ रहेगा, और सेमीकंडक्टर में कहाँ रहेगा। ये हम लोग अपने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में